हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे बोर्ड पे, फ्रिक्शन टॉपिक है ये। क्लास 11 फिजिक्स लॉज ऑफ मोशन का एक पार्ट है ये फ्रिक्शन। कुछ बुकों में ये फ्रिक्शन एक अलग चैप्टर की तरह भी दिया हुआ है, बट इट इज ए पार्ट ऑफ लॉज ऑफ मोशन। बहुत से बच्चों को इसमें डाउट्स रहता है कि आखिर फ्रिक्शन को कैसे पहचानें, हॉरिजॉन्टल प्लेन में फ्रिक्शन कैसा होगा, इंक्लाइन प्लेन में क्या रोल करेगा, एग्जैक्टली इसका रोल होता क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, और फिर इसके बाद बैंकिंग ऑफ रोड में इसका क्या यूज होता है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको हम लोग समझते हैं। इस फ्रिक्शन पार्ट को मैं छोटे छोटे 3 वीडियो में कंप्लीट करूंगा। पहले पार्ट में फ्रिक्शन के फंडामेंटल्स जानेंगे, आखिर फ्रिक्शन कहाँ से लगेगा, कैसे लगेगा, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, एंड कोशिश करूंगा इसी वीडियो में इंक्लाइन प्लेन का भी आ जाए। फिर इसके बाद इसके एप्लीकेशन पार्ट में आएंगे। छोटे छोटे पार्ट होते हैं, जैसे आपने एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा है, उसकी मोशन रिलेटिव मोशन होगी या साथ साथ चलेगा, ऐसे केसेस आएंगे तो इनके बारे में बात करेंगे। और फिर लास्ट एंड थर्ड वीडियो हम लोग बात करेंगे बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में। तो ये तीनों पार्ट हम फ्रिक्शन के कंप्लीट करेंगे। लगभग 3 वीडियो मैं इसमें बनाऊंगा छोटे छोटे। तो दिस इज अ फर्स्ट वीडियो, तो आप इसको देखते रहें। और ये सभी बच्चों के लिए जरूरी है, चाहे वो क्लास 11 के हों, नीट की तैयारी कर रहे हो, जेईई मेंस की कर रहे हो, या आईटी एडवांस की कर रहे हो, सारे बच्चों के लिए फंडामेंटल्स ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। बट वीडियो शुरू करने के पहले मेरी आपको सलाह है, आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। जो भी चीजें यहाँ बताई जा रही हैं उनको ध्यान से समझिए और उसको नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि आपके खुद के बने नोट्स आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस देंगे। लिखने से आपका मेमोराइज ज्यादा क्लियर हो जाती हैं चीजें। तो नोट्स जरूर बनाएं, और उसके बाद अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने क्या चीज नहीं सीख पाए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा उसको और बेटर बनाने की और आपको सिखाने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन, आगे फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में आता है। इट इज अ कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में आता है, यानी कि कांटेक्ट होना जरूरी है फ्रिक्शन के लिए। आप जब किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में होते हैं तभी वहां पे फ्रिक्शन लग सकता है। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, फ्रिक्शन कब लगेगा? व्हेन टू बॉडीज और टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट एंड हैविंग टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन और मूविंग रिलेटिवली, देन ए फोर्स कम्स इन फोकस कॉल्ड द फ्रिक्शन फोर्स। जब कोई भी दो सरफेस कांटेक्ट में रह करके एक दूसरे के रिलेटिव मूव कर रहे होते हैं या मूव करने की टेंडेंसी रखते हैं, दोनों ही केसेस में आइदर दे आर मूविंग रिलेटिवली और हैविंग टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, टेंडेंसी भी होनी चाहिए, वो चीजें भी हम दिखाएंगे। तो उस केस में एक फोर्स आ जाता है जो उस रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी या होने वाली रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, तो उसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली क्या करता है? रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, फ्रिक्शन मोशन का अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। हाँ, रिलेटिव मोशन ना हो इसके लिए वो किसी पर्टिकुलर बॉडी की मोशन को अपोज भी कर सकता है और किसी पर्टिकुलर बॉडी की मोशन को सपोर्ट भी कर सकता है, जिससे कि रिलेटिव मोशन खत्म हो जाए। तो फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, ना कि मोशन का अपोज करता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। फ्रिक्शन क्या करता है? जस्ट अ मिनट। Then friction always opposes the relative motion. फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। इट अपोजेस रिलेटिव मोशन, नॉट मोशन। ध्यान दीजिएगा, ये मोशन का अपोज नहीं करता है। इट अपोजेस रिलेटिव मोशन, नॉट द मोशन। मोशन का अपोज नहीं करता है, ये रिलेटिव मोशन अपोज करता है। हाँ, रिलेटिव मोशन अपोज करने किसी पर्टिकुलर बॉडी का मोशन का अपोज भी हो सकता है और किसी पर्टिकुलर बॉडी के मोशन को सपोर्ट भी कर सकता है। और रिलेटिव होने के लिए दो सरफेस कांटेक्ट में होकर चलना जरूरी भी है। ठीक है, राइट। तो अब हम बात कर लेते हैं आखिर फ्रिक्शन किस बात पर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली नेचर ऑफ surfaces in contact। जो भी दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं,
सपोज दिस इज अ सरफेस एंड दिस इज अदर बॉडी, ये कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में रह करके अगर ऐसे चलने का ट्राई करेगी तो इनके बीच में एक रिलेटिव मोशन होगा और इस रिलेटिव मोशन के कारण फ्रिक्शन उसका अपोज करना चाहेगा। ठीक है, तो जो भी सरफेस कांटेक्ट में इनके नेचर से हमारा मतलब है रफनेस और स्मूथनेस, ये कितने रफ है यानी और कितना स्मूथ है, इस बात पर डिपेंड करता है। एंड द सेकेंडरी इज एरिया ऑफ कांटेक्ट, जितना ज्यादा कांटेक्ट का एरिया होगा इस बात पर भी डिपेंड करेगा। तो खैर ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सी प्रॉपर्टीज ऐसी इन पे हम डिस्कस नहीं करने जाएंगे। इन सारी चीजों का एक इफेक्टिव एक पैरामीटर बना दिया जो कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो वो सारी चीजें ये सारे इफेक्ट उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हर एक सरफेस में एक टर्म डिफाइंड होगा, तो किन्हीं भी दो सरफेस से कांटेक्ट का एक टर्म यहां डिफाइंड हो, इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे, इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। अब एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी भी कई वैरायटी होती है, अभी मैं भी आपको आगे बताऊंगा। तो फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन एक रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, मोशन का अपोज बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, और दूसरा ये किस बात पर डिपेंड करता है? तो नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट, जो भी सरफेस कांटेक्ट में उनके नेचर से हमारा मतलब है रफनेस और स्मूथनेस से है। दूसरा एरिया ऑफ कांटेक्ट, जितना ज्यादा कांटेक्ट का एरिया होगा फ्रिक्शन शायद उतना ज्यादा ही होगा। ठीक है, और ये सारी प्रॉपर्टीज जो भी हैं ये सारी चीजें एक टर्म से डिफाइन हो जाती है किन्हीं गिवन पर्टिकुलर कांटेक्ट में रहने वाले सरफेस के लिए, और वो प्रॉपर्टी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हम इसको भी जानेंगे कि आखिर इसका क्या रोल होता है, और ये एग्जैक्टली इन सारी प्रॉपर्टीज का कंबाइंड इफेक्ट होता है जो मैंने दो प्रॉपर्टी लिखी हुई है। ठीक है, तो चलिए अब जान लेते हैं फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है। तो फ्रिक्शन की जो कैटेगरी है वो दो टाइप की है। पहली कैटेगरी फ्रिक्शन की दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरा होता है डायनामिक फ्रिक्शन। डायनामिक फ्रिक्शन इसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। पहला फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा है डायनामिक यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन। राइट, स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब बॉडीज, जो कोई भी दो बॉडी या कोई भी दो सरफेस कांटेक्ट में रह करके रिलेटिव मोशन करने की टेंडेंसी रखते हैं। कीप इन माइंड, टेंडेंसी रखते हैं, मोशन कर नहीं रहे होते। ठीक है, तो हैविंग टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, having tendency of relative motion, जब रिलेटिव मोशन टेंडेंसी होगी एंड मूविंग, तो ये कब लगता है? मूविंग रिलेटिवली। तो जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में रह करके टेंडेंसी रखती है रिलेटिव मोशन की, मूव नहीं कर रही होती, रुकी हुई होती है, तब स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। डायनामिक या काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब दोनों बॉडी या दो सरफेस कांटेक्ट में रह करके रिलेटिवली मूव कर रहे होते हैं, तब ये डायनामिक या काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। अब यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन की भी दो कैटेगरी होती है, मोशन दो टाइप से हो सकती है, तो वो दो कैटेगरी हैं वो चेक कर लेते हैं। पहली कैटेगरी यहां पर आती है, हम ऐसी बॉडीज के बारे में बात कर सकते हैं जो क्यूब टाइप की बॉडीज हैं, यानी कुछ ऐसी बॉडी जिसमें रेडियस का डिस्टेंस नहीं, जो रोल नहीं कर सकती, जो स्लिप करके जाएंगे। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिखाया था, दिस वन, ये स्लिप करते हुए जाएगा। देखिए दिस वन, ये ब्लॉक, ये इसमें स्लिप करते हुए जाएगा। मैं एक और ब्लॉक ले लेता हूँ, सपोज दिस इज ए ब्लॉक, ये एक ब्लॉक है, ये इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ है, ये स्लिप करते जाएगा, ये रोल नहीं कर सकता, ये स्लिप करते हुए जा रहा है। तो यहां पर इस केस में जो फ्रिक्शन लगेगा उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी ऐसी आती है, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये पेन है, ये रोल कर सकता है, ये यहाँ पे रखा होगा और इस टाइप से रोल करते हुए जा रहा है। ये देखिए, ये रोल करते हुए जा रहा है, दिस वन, ये रोल करते हुए जा रहा है। तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सॉरी, ये रोलिंग फ्रिक्शन कैटेगरी में आ जाएगी। ये इसमें रेडियस का एग्जिस्टेंस है। एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूं।
सपोज दिस वन, इस फ्लोर पे ये ऐसे रखा हो, ये ऐसे करते हुए जा रहे हैं, तो इस समय इनका जो कांटेक्ट होगा बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, ये इस कांटेक्ट में जो फ्रिक्शन लगेगा इस केस में ये आपका एक रोलिंग फ्रिक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो विच कैन रोल, ऐसी बॉडी कांटेक्ट रहकर रिलेटिव मोशन पे रोल करे तो ये रोलिंग फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट करेगा, राइट, क्योंकि इसमें रेडियस का एग्जिस्टेंस है, राइट। तो चलिए, तो दो टाइप ऑफ फ्रिक्शन आते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन मोस्ट ऑफ केस में हमारे पास मैक्सिमम कैटेगरी इस चैप्टर तक लॉज ऑफ मोशन जहां तक हम 11 से पढ़कर आ रहे होते हैं वहां पर हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन के ही प्रॉब्लम रहते हैं, क्योंकि रोटेशन एक आगे चैप्टर आता है उसमें रोलिंग आती है, तो रोलिंग फ्रिक्शन की बात हम वहां पर करते हैं। बट होता क्या हम यहाँ जान लेंगे, बट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रोलिंग इस चैप्टर पे क्लास 11 के बच्चों को नहीं मिलती है। ठीक है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को ही मोस्ट ऑफ केस में एक ही फ्रिक्शन पढ़ना होता है काइनेटिक कैटेगरी में, तो मोस्ट ऑफ केसेस इसी को हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन, इसी को काइनेटिक फ्रिक्शन कह देते हैं। जस्ट अ मिनट, इसको एफ के से रिप्रेजेंट करेंगे और रोलिंग फ्रिक्शन को एफ आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन और ये हो गया रोलिंग फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन को एफ एस से रिप्रेजेंट करेंगे, एफ एस से स्टैटिक फ्रिक्शन को। ठीक है, तो तीन टाइप ऑफ फ्रिक्शन है, इनमें से अगर आप 10th पास आउट हैं अभी, जस्ट आप 11th के सिलेबस पे आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको सिर्फ इन दोनों की बात करनी है। ये रोलिंग जैसी कैटेगरी अभी आपको आगे अपकमिंग टॉपिक आएगा रोटेशन, वहां पे रोलिंग बताई जाएगी, तब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम यहीं पर पढ़ लेंगे। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया जब हैविंग टेंडेंसी होगी, ओनली टेंडेंसी, रेस्ट में है, मूव नहीं कर रही है, तब स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और ये डायनामिक यानी काइनेटिक फ्रिक्शन कैटेगरी में ये काइनेटिक, स्लाइडिंग को ही काइनेटिक कह दिया जाएगा और रोलिंग को रोलिंग नाम से जाना जाएगा। ठीक है, सबके अपने सिंबल है। अब बात करते हैं कि वैल्यूज क्या होती है, कितना लगते हैं, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनके बारे में। स्टैटिक फ्रिक्शन, इन सबकी वैल्यूज लिख देते हैं, सेकेंड एंड थर्ड। काइनेटिक फ्रिक्शन की एक फिक्स वैल्यू होती है and that is mu k times of normal reaction। जिस कांटेक्ट में बॉडी चल रही है, रिलेटिव मोशन कर रही है, उस कांटेक्ट पे जो भी नॉर्मल रिएक्शन होगा उसमें म्यू के का मल्टीप्लाई है। म्यू के मैंने भी एक ऊपर टर्म लिखा था, दिस वन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एग्जैक्टली जब दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं तो कांटेक्ट में आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे रखी है तो उसको मूव कराने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है, क्योंकि हमारा अपोज स्टैटिक फ्रिक्शन कर रहा होता है। लेकिन एक बार मूव कर जाए तो लेस देन दैट फोर्स, जितना फोर्स में जरूरी था मूव कराने उससे कम फोर्स लगाकर ही आप उसकी यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन रख सकते हैं। यानी कि उस समय जब बॉडी मूव कर गई तो काइनेटिक फ्रिक्शन कैटेगरी आ गई, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से छोटी होती है। ठीक है, तो यहां पर म्यू के जो है जब बॉडी मूव कर रही है तो उन्हीं दो सरफेस के बीच में एक अलग प्रॉपर्टी आ जाती है जिसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और काइनेटिक फ्रिक्शन डिसाइड होता है बॉडीज जो सरफेस कांटेक्ट में उनकी रिलेटिव प्रॉपर्टी से, रफनेस और स्मूथनेस से, और वो डिफाइन करने के लिए एक टर्म लिया गया म्यू के, इसको कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और किसी भी कांटेक्ट में ये वैल्यू फिक्स्ड होती है। नॉर्मल एक्शन फिक्स है तो उनका म्यू के फिक्स होगा, ये एक सिंगल वैल्यू। अगर बॉडी रिलेटिवली मूव कर रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन इतना ही लगेगा। मैं यहां पे आपको क्लियर कर दूं, मैं उन बॉडीज की बात कर रहा हूं जो स्लाइड कर सकती है, इसे म्यू के आया। कुछ बॉडी रोल कर सकती है तो उनके लिए एफ आर आएगा, रोलिंग फ्रिक्शन, वो आएगा म्यू आर टाइम्स ऑफ एन। अब सुनिए, किसी सरफेस में बॉडी को स्लाइड कराने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए, जबकि रोल कराने के लिए कम से भी काम चल जाएगा। मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको, घर में गैस सिलेंडर होता है, हैवी होता है, आप उसको एक रस्सी से बांध लीजिए, उसे खींचिए, आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन आप उसको अगर लुढ़का दीजिए यानी कि रोल करा के ले जाए तो कम फोर्स लगा के भी आप काम कर सकते हैं। यानी रोल करते समय वही रिलेटिव प्रॉपर्टी जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिसाइड कर रही है वो कुछ और कम हो जाती है, आपका अपोज और कम होता है। तो उस केस में रोलिंग फ्रिक्शन होता है तो ये कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन होगा, ये वैल्यू भी फिक्स होगी। ठीक है, अब जब बॉडी रेस्ट पर है, चल नहीं रही, चलने की टेंडेंसी रखती है,
तो उस केस में एक स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं होती। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है greater than or equal to 0 to less than or equal to mu s times of normal reaction। मैं इसमें मोर फोकस करना चाहूंगा, स्टार बना रहा हूं। इसकी वैल्यू फिक्स होती ही नहीं है, ये 0 से लेकर के एक मैक्सिमम वैल्यू तक लग सकता है, और मैक्सिमम वैल्यू है बिल्कुल सेम इसी फॉर्मेट में mu s टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। mu s आप समझ गए होंगे, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है उन दो कांटेक्ट के बीच में, और n वहां पर नॉर्मल रिएक्शन होती है। mu s भी दो सरफेस जो कांटेक्ट में उनकी अपनी प्रॉपर्टी है। mu s इंटू n ये आपके पास मिल जाता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मिल जाती है। अब मैं आपको क्लियर कर दूं, स्पेशली फॉर फर्स्ट केस, जो mu s इंटू n है इसको हम एक नाम से और जानते हैं, इसको FL कहते हैं। FL is known as limiting friction, and this is the max value of static friction। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, इसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो आपका जो स्टैटिक, अगर आपसे पूछा स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं है, ये बदलता है वो एज पर रिक्वायरमेंट। इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन को। ये अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा अपने आप को। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको मैं मायावी फोर्स बोलता हूं कि बहुत मायावी है, इसको समझ पाना बहुत टफ है। अगर आपकी बॉडी दो सरफेस कांटेक्ट रह के चल रहा है तो मैं कहता हूं फ्रिक्शन बहुत आसान है, एक सिंगल वैल्यू लगेगी, या तो ये या तो ये अभी आप 10 से 11 बोलेंगे तो आपको ये पढ़ना ही नहीं है, इसी से सारे काम चल जाएंगे। लेकिन अगर दो बॉडी या कोई दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, चल नहीं रहे हैं, सिर्फ कुछ टेंडेंसी टाइप है उनके अंदर, तब ये मायावी फोर्स आ जाएगा, इसको मैं स्टैटिक फ्रिक्शन कहता हूं। और ये मायावी फोर्स आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत है। बहुत टफ है नहीं, बट थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आप बनाएंगे, आप समझ जाएंगे कि क्या करना है। ये अपने आप को एडजस्ट करता रहता है, जितनी जरूरत पड़े उतने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं इनके कैलकुलेशन के बारे में बात करता हूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे कैसे डिसाइड होगी। एक ही सरफेस के लिए कोई दो सरफेस कांटेक्ट में है, एक बॉडी किसी एक सरफेस पर रखी है कांटेक्ट में है, तो उसी दो कांटेक्ट के लिए mu s की वैल्यू अलग होती है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जब तक रुका है तो अपोज करने की टेंडेंसी अलग है, जब चल देगा, चलने में भी सिर्फ स्लाइड करेगा, स्लाइडिंग जैसी बॉडी होगी, तो उनके अपोज करने की रिलेटिव प्रॉपर्टी एक अलग है, उसको म्यू कैसे डिसाइड करेंगे। और अगर उसी में रोल करने लगे वही बॉडी, तो रोल करने के लिए जो अपोजिंग टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन की, वो म्यू आर है। एक ही सरफेस पे 3 डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तीनों अलग अलग कैटेगरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। तो पहले हम इसको डिटेल में समझेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर उसके बाद काइनेटिक, फिर उसके बाद रोलिंग। तो आ जाते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग। स्टैटिक एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं, पहले कुछ एग्जांपल समझाता हूं। लेट अस सपोज ये मेरे पास कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, पहले मैं हॉरिजॉन्टल सरफेस का फ्रिक्शन समझाऊंगा, फिर उसके बाद इंक्लाइन प्लेन पे देखेंगे। ये बॉडी रखी है रेस्ट पे, मैं चाहता हूं कि मैं इसको चलाऊं इस सरफेस पे, मैं फील कर रहा हूं एक फोर्स लगा रहा हूं, बट ये नहीं चल रही है, तो कोई ना कोई तो है जो मेरे अप्लाइड फोर्स को नलीफाई करके इस बॉडी को रेस्ट में मेंटेन किए हुए। मैंने थोड़ा और फोर्स लगाया, अब ये चलेगी। तो मैंने एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा जब फोर्स लगाया तभी ये बॉडी चलेगी। पता है आपको ये सर्टेन लिमिट क्या होती है? ये सर्टेन लिमिट ही लिमिटिंग फ्रिक्शन है, एंड दैट इज द वैल्यू दिस mu s टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन।
तो म्यूएस टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन है, तो उस सर्टेन वैल्यू से कम आप कोई भी फोर्स लगाओ तो बॉडी नहीं चलेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आपने जितना लगाया फ्रिक्शन ने अपने आप को उतना ही एडजस्ट कर लिया आपके अप्लाइड फोर्स को नलीफाई करने के लिए। इसलिए मैं इसका नाम लिखा है, ये एक मायावी फोर्स होता है, इसको सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कहा जाता है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल, ये एक आवश्यक बुराई भी है, होना जरूरी है। मोस्ट ऑफ केसेस में हम इसकी वैल्यू को कम करना चाहते हैं लेकिन इसको खत्म नहीं करना चाहते, वो खत्म हो जाने से मशीनरी आपकी कोई वर्क नहीं करेगी, ध्यान रखिएगा। तो फ्रिक्शन को एक नेसेसरी इविल कहा जाता है, एक आवश्यक बुराई कहा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन को डिटेल में समझते हैं। इसको समझने के पहले हमने एक एग्जांपल ले लिया है। एग्जांपल में सपोज मैंने डायरेक्शन देख लेंगे क्या होती है। हाँ, मैंने ऊपर ये सारे मैग्नीट्यूड्स तो लिख दिए हैं, बट मैं डायरेक्शन के बारे में मैंने अभी कोई डिटेल आपको नहीं बताई है। तो इसकी डायरेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डायरेक्शन इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, इसकी डायरेक्शन हमेशा इस टाइप से होती है कि रिलेटिव मोशन का अपोज करे। ठीक है, चलिए मैं पहले यहां डायरेक्शन के बारे में बात कर लूंगा, फिर कुछ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे बात करते हैं। तो अगर मैं डायरेक्शन के बारे में बात करूं तो देखिएगा, ये कोई सरफेस है, ये कोई बॉडी रखी हुई है। अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं तो क्या होगा? फोर्स लगाऊं तो क्या होगा? सिंपल सी बात, ये चलना शुरू करेगी। बट रुक जाइए एक मिनट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि चलना शुरू करेगी। इस पे मिनिमम रिक्वायरमेंट एक होती है, आप उतना फोर्स जब तक नहीं लगाएंगे नहीं चलेगी। तो मैं अब दिखाता हूं कि फ्रिक्शन कैसे वर्क करेगा। मैं इन दोनों बॉडी को सेपरेट करके दिखाता हूं, सरफेस को ऐसे। इस पे मैंने ये फोर्स लगा रखा है। अब आप देखिए कुछ पॉइंट्स और उनको एनालाइज करिए। दिस वन इज द पॉइंट 1 एंड दिस वन इज पॉइंट 2। ये बॉडी का पॉइंट 1 है जो इस फ्लोर के पॉइंट 2 के कांटेक्ट में था। ये दोनों कांटेक्ट में थे, कोई रिलेटिव मोशन नहीं थी, रेस्ट पे रखे थे। अब जब मैंने ये फोर्स लगाया F इस बॉडी पर, तो अंडर द एक्शन ऑफ दिस अप्लाइड फोर्स ये बॉडी राइटवर्ड मूव करने की टेंडेंसी रखेगी। तो बॉडी राइटवर्ड मूव करने की टेंडेंसी रखेगी, तो पॉइंट 1 ऑफ द बॉडी जो है फ्लोर के जो पॉइंट 2 के कांटेक्ट में, उसके पास एक रिलेटिव टेंडेंसी करने की, रिलेटिव मोशन करने की टेंडेंसी आ जाएगी। हो सकता है ये फोर्स इतना सफिशिएंट उसको मूव भी करा दे, तो या तो टेंडेंसी आई है, और अगर सफिशिएंट है तो इसे मूव भी करा दिया होगा। तो आइदर ये रिलेटिवली मूव कर रही है या इसको रिलेटिव मूव करने की टेंडेंसी आ चुकी है। दोनों ही केसेस में फ्रिक्शन लगेगा। तो अब देखें, ए के पास टेंडेंसी होगी राइटवर्ड जाने की। अगर मैं 2 पे खड़े होकर के 1 को देखूं तो 1 जो है 2 के रिस्पेक्ट में राइटवर्ड जा रहा है, या अगर मैं 1 में खड़े होकर देखूं 2 को तो उसके रिस्पेक्ट में लेफ्टवर्ड जा रहा है। ये इसके पास जाने की टेंडेंसी है या जा रहा है, दोनों में कोई भी केस हो सकता है। अगर ऐसा है तो फ्रिक्शन ये नहीं चाहेगा कि दोनों सेपरेट हो। फ्रिक्शन चाहेगा दोनों जिधर भी जाए साथ साथ जाए, सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से जाए। तो ये करने के लिए फ्रिक्शन 1 को रोकेगा। 1 राइट साइड जा रहा है तो 1 को रोकने के लिए फ्रिक्शन इस पे लेफ्ट लग जाएगा, और 2 को रोकने के फ्रिक्शन इसमें राइट लग जाएगा। तो फ्रिक्शन हमेशा प्लेन ऑफ कांटेक्ट के पैरेलल रहेगा, जैसा मैंने दिखाया हुआ है। इट इज ऑलवेज पैरेलल टू प्लेन ऑफ कांटेक्ट। ये प्लेन ऑफ कांटेक्ट के पैरेलल होगा, पेयर में आएगा, ये बात भी याद रखिएगा, ऑलवेज इन पेयर। कई बार ऐसा होता है, मुझे ग्राउंड है तो जमीन के लिए फ्रिक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है। कई बार यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम आएगी, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा है, तो ये एक ब्लॉक होगा, तो दूसरे ब्लॉक में फ्रिक्शन एक नेट फोर्स की में हेल्प या अपोज कर सकता है, तो उसके एबिलिटी में हमें जरूरत पड़ती है। ग्राउंड है तो ग्राउंड मूवेबल नहीं है, हैवी बॉडी होती है, तो इसमें फ्रिक्शन ना भी दिखाए तो काम चल जाए, बट बॉडी के लिए दिखाना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो पेयर में आएगा, राइट। फ्रिक्शन पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कांटेक्ट होगा, पेयर में आएंगे। 2 पॉइंट आपको देख चुके। तो डायरेक्शन कैसे डिसाइड करनी है ऊपर ही लिखी हुई है। डायरेक्शन इज ऑलवेज
सच दैट इट अपोजेस रिलेटिव मोशन। तो ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन है, किसी बॉडी फ्रिक्शन कैसे लगेगा वो डायरेक्शन मैंने आपको दिखा दी है। इतनी बात क्लियर हो जाती है मुझे लगता है। अब हम आते हैं इसकी वर्किंग में, इसकी कुछ वैल्यूज को सॉल्व करते हैं कुछ डेटा के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के साथ इसको। let us one example. Suppose ये एक मैंने बॉडी ले एक रफ सरफेस लिया, इसका म्यूएस डिफाइन कर दिया मैंने सपोज 0.6। ये म्यूएस डिफाइंड है, ठीक है, ये म्यूएस डिफाइंड है और इसका मास मैंने ले लिया है बॉडी का सपोज 4 kg। जी मैं अपने प्रॉब्लम में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेता हूं और मैंने यहाँ पे कोई एक फोर्स लगाया। मैं फोर्स की वैल्यू नहीं बताता, लेकिन ये लगाने के पहले ही मैं कुछ कैलकुलेशन कर लेता हूँ। यहाँ पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा जिसकी वैल्यू होती है म्यूएस टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। म्यूएस इसका मैं एफबीडी बनाऊं तो एफबीडी में क्या क्या फोर्स मैं दिखा सकता हूं, देखिएगा इसका एफबीडी बनाता हूं तो मैं एफबीडी के लिए मैं इसको ब्लॉक को अलग करके दिखा देता हूं। इधर देखिएगा ब्लॉक को मैं अलग करके दिखाता हूं। ये मैंने एक फोर्स लगा रखा है एफ, अभी मैं एफ की वैल्यू डिस्क्लोज करूंगा, ठीक है। ये दो पॉइंट थे जो कांटेक्ट में थे, जो एक दूसरे के रिलेटिव मूव करने टेंडेंसी रखेंगे। तो फ्रिक्शन डायरेक्शन इसमें स्पेशली मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ। फ्रिक्शन बैक साइड इस पे आने वाला है और ये ग्राउंड है, मैं ना भी दिखाऊं तो भी हमारा काम चल जाएगा। लेकिन ये फ्रिक्शन जो लिमिटिंग है वो म्यू टाइम्स और नॉर्मल रिएक्शन। तो इस बॉडी पे इसका एक वेट लग रहा होगा नीचे की ओर, वेट होगा इसका mg, mg इक्वल mg 40 आ जाएगा, mg 40 हो जाएगा इसका वेट, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन इसको ग्राउंड से जो मिलेगी नॉर्मल रिएक्शन वो भी mg के बराबर होगी, 40 हो जाएगी। ये आप प्रीवियस फोर्स की कैटेगरी में नॉर्मल रिएक्शन निकालना जानते होंगे। इस कांटेक्ट नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर का लोड होता है, लोड होगा m इंटू जी, वेट के बराबर। ये नॉर्मल रिएक्शन वेट को नलिफाई करे तो वाई डायरेक्शन में इसका इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं फ्रिक्शन की अवेलेबिलिटी, ये अवेलेबल फ्रिक्शन होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन है, अवेलेबल फ्रिक्शन है, कितना होगा म्यूएस टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। म्यूएस आपके पास दिया है 0.6, नॉर्मल रिएक्शन है 40, यानी 24 न्यूटन का फ्रिक्शन अवेलेबल है यहाँ पे लिमिटिंग। यानी कि फ्रिक्शन 24 न्यूटन तक लग करके इस ब्लॉक को स्लिप करने से रोक सकता है। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है, स्टैटिक की मैक्स वैल्यू है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर F की वैल्यू मैंने 10 न्यूटन लगाई, अप्लाइड फोर्स अगर मैंने 10 न्यूटन लगाया, तो ब्लॉक में पीछे को जो फ्रिक्शन लगे वो कितना लगे, वो स्टैटिक होगा, उसकी कैटेगरी स्टैटिक होगी। वो अवेलेबल 10 है, कीप इन माइंड अवेलेबल 10 है, लेकिन आपको चलाने के लिए इसको मिनिमम 24 लगाना पड़ेगा, लेकिन आपने 24 नहीं लगाना। आपने लगाया अप्लाइड फोर्स 10 तो स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे 10 लग जाएगा। आपने लगाया अप्लाइड फोर्स 15 तो स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे 15 लग जाएगा और बॉडी रेस्ट मेंटेन रखेगी। अभी बॉडी रेस्ट में रहेगी, नहीं चला पाएंगे आप। थोड़ा और बढ़ा दीजिए, आप अप्लाइड फोर्स करिए 20, फ्रिक्शन अभी पीछे की ओर लगेगा 20 और अभी भी आप बॉडी को नहीं चला पाएंगे तो रेस्ट पर है बॉडी। क्योंकि आप इस बात को माइंड करना है आपको, ये इसको चेक करते रहना है। 24 मैक्सिमम लगा सकते हैं चलाने के लिए, मिनिमम 24 की जरूरत है। अब आपने अप्लाइड फोर्स कर दिया 24 तो फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा, स्टैटिक की मैक्स वैल्यू हो जाएगा जिसको FL भी कह सकते हैं, और 24 लग गया, बॉडी रेडी टू मूव। इस केस में बॉडी कहा जाता है रेडी टू मूव। अभी भी मूव नहीं करेगी, 24 को 24 ने बैलेंस कर दिया है, ठीक है, रेडी टू मूव। इसको कहा जाता है लिमिटिंग कंडीशन, ये बोलते हैं लिमिटिंग कंडीशन ऑफ फ्रिक्शन, इसको लिमिटिंग कंडीशन भी कहते हैं। बॉडी रेडी टू मूव है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि F 30 लग गया है, यानी कि एनी वैल्यू ग्रेटर देन 24, एनी वैल्यू ग्रेटर देन 24, देन बॉडी इज मूविंग, बॉडी मूव करेगी। अब फ्रिक्शन इसको रोक नहीं पाया, उसने अपने लिमिट तक सारा काम कर लिया है।
तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने यहाँ समझाया है कि आप समझिए कि किसी बॉडी को चलाने के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन जरूरत है और वो आपने लगाया। कब? जब तक वो लिमिटिंग नहीं लगा था तब तक बॉडी चली नहीं थी, बॉडी रेस्ट मेंटेन थी। यहाँ पे मैं लिखूं बॉडी रेस्ट पर है। हाँ, रेस्ट का मतलब है कि अभी चलने के तैयार है। यहाँ पे भी रेस्ट में थी, यहाँ पे रेस्ट में थी, ये चलने के तैयार नहीं थी, सिर्फ टेंडेंसी थी। तो इन केसेस में बॉडी के पास टेंडेंसी है और ये चलने के तैयार नहीं थी। जब आपने लिमिटिंग के बराबर अप्लाइड फोर्स लगा दिया तो बॉडी रेडी टू मूव हो चुकी है और ये चलने के लिए तैयार हो चुकी है। इसको लिमिटिंग कंडीशन कहते हैं। और अगर आप F24 यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग से बड़ा लगा देंगे तो बॉडी मूव कर रही होगी, और जब मूव करती है तो हम फ्रिक्शन की अगली कैटेगरी में आ जाते हैं जिसको कहा जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी कि ये स्लाइड कर सकते हो, यानी स्लाइडिंग है, उसी को हम लोग शॉर्ट में काइनेटिक भी कह देते हैं। ठीक है, अब अगर ये बॉडी मूव कर रही है तो काइनेटिक है, तब फ्रिक्शन क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं उस बात को भी आपको समझा देता हूं कि अगर बॉडी मूव कर रही है तो फ्रिक्शन की कैटेगरी क्या है। मैं इसी पॉइंट पे अगर आपको समझाऊं कि लेट अस सपोज यहां मैंने कुछ डेटा दे रखे थे, म्यूएस ये दे रखा था, और आपको बता दूं जब तक बॉडी रेस्ट में रहती है तो उसकी अपोजिंग टेंडेंसी, रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ कांटेक्ट टू अपोज द रिलेटिव मोशन वो ज्यादा होती है, और उसी टेंडेंसी को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, लेकिन जब बॉडी चल देती है, स्लाइड करने लगती है, रोल करने लगती है, तो वही कांटेक्ट, सेम कांटेक्ट की सेम अपोज करने वाली टेंडेंसी कुछ डाउन होकर शिफ्ट हो जाती है, जिसको हम म्यूके से रिप्रेजेंट करते हैं या म्यूआर से। म्यूके होगा, सपोज मैंने यहाँ को थोड़ा छोटा था 0.5 कह दिया, म्यूके 0.5 है। ठीक है, तो अब जैसे बॉडी चल गई उस केस में जब तक मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम फोर्स लगाया था तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था, और रेडी टू मूव के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाया था। अब अगर बॉडी पे ग्रेटर देन 24 लगा देंगे तो ग्रेटर देन 24 का मैं डायग्राम दिखाता हूं। इफ F ग्रेटर देन 24, कोई भी 24 से बड़ा है तो बॉडी इज मूविंग, बॉडी मूव कर रही है। अभी कॉन्टेक्ट देखिएगा, इस कॉन्टेक्ट में जो फ्रिक्शन आएंगे वो क्या होंगे। बॉडी इज मूविंग, बॉडी इज मूविंग, तो उस केस में ये आपके पास अप्लाइड फोर्स होगा और फ्रिक्शन पीछे लगेगा और इसको Fk कहेंगे। और ये मायावी नहीं है, फ्रिक्शन ये वाला जो है फिक्स है, ये वैल्यू फिक्स है, यहां पे बदलती गई थी। अब ये Fk लगेगा और ये F जो है, और Fk की वैल्यू कितनी हुई, दैट इज फिक्स, दैट इज इन दिस केस Fk मैं निकाल लेता हूं। Fk होगा म्यूके टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। म्यूके आपके पास होगा, म्यूके इस 0.5 मैंने भी ऊपर दे रखा है, ये देखिए म्यूके मैंने दे दिया 0.5 है। म्यूके टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन आपके पास 40, तो 20 न्यूटन। अब ये Fk 20 न्यूटन जो बता रहा है, ये बता रहा है कि इतना फोर्स लगा के हम इसको यूनिफॉर्मली मेंटेन रख सकते हैं। तो सपोज आपके पास अगर अब हम 20 लगा के भी इसका नेट एक्सलेशन 0 रख सकते हैं, तो पहले एक बार 24 तक पहुंचना पड़ेगा। ऐसा नहीं 20 लगा मोशन शुरू होगी, 20 लगा मोशन शुरू नहीं, मैंने देखो दिखाया है, रेस्ट पर है। पहले धीरे से 24 से भी 20 से लेकर 24 तक पहुंचना है। एक बार बॉडी चल जाए तो आप 24 लगा करके इसकी मोशन को यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन रख सकते हैं, क्योंकि अब आपका अपोजिट 24 नहीं, आपका अपोजिट 20 करने वाला है। F पे 20 आ चुका है। तो सपोज मैंने F की वैल्यू कुछ और ले ली, मैंने कहा 30 लगाया है, ये 4 kg की बॉडी है, तो 30 लगाया तो बॉडी पे नेट फोर्स अब एक आगे आ जाएगा। बॉडी एक्सेलरेटेड है इस केस में, F फोर्स आएगा, F फॉरवर्ड डायरेक्शन में F होगा, रिवर्स डायरेक्शन में Fk होगा। ठीक है, F ने ये आ गया नेट फोर्स। नेट फोर्स को मैं Ma कह सकता हूं, Ma, तो ये आपके पास F माइनस Fk हो गया। तो यहां से आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा F माइनस Fk बाई m। ये ध्यान दें, ये हर बार फॉर्मूला नहीं लगेगा, फॉर्मूला तभी लगेगा जब एक बार बॉडी मूव कर चुकी हो तब, यानी कि अप्लाइड फोर्स एक बार लिमिटिंग कंडीशन को क्रॉस कर चुका, यानी बॉडी को मूव करा चुका, तभी यहां पर आएगा। तो एज पर गिवन डेटा हमारे पास जो एक्सेलरेशन आ जाएगा, F अप्लाइड फॉर 30 है, F पे 20 पे शिफ्ट हो जाएगा अपॉन 4, 30 में 20 10/4, बॉडी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करने लगी। ये आपका आंसर है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने स्टार बनाया, ये एक्सेलरेशन, बॉडी तभी एक्सेलरेटेड, इसका मतलब मूव कर चुकी है, और मूव कर चुकी तभी ये फॉर्मूला वैलिड होगा। अगर आप शुरुआत से लगाना शुरू करें 0 1 10
15, 20, तो 20 लगाएंगे, बॉडी चल ही नहीं रही होगी। एफ के भी 20 है तो उसका एक्सेलरेशन वैसे भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बॉडी चल ही नहीं रही होगी, क्लियर है। एक बार मूव कर जाए तब बॉडी के पास एक एक्सेलरेशन की कोई एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये था आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन पे स्टैटिक फ्रिक्शन को एनालाइज करना और काइनेटिक फ्रिक्शन को एनालाइज करना, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इस टाइप से आ जाएगा और ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। अब इसी में ही इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके आप उसका डिस्प्लेसमेंट, आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी, ये सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, उस एग्जांपल के थ्रू काइनेटिक और स्टैटिक को और डिटेल समझते हैं। तो वन मोर एग्जांपल, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल नंबर 2, ये 5 kg की एक बॉडी है, जी को मैंने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लिया है और यहाँ पे म्यू एस जो है मैंने 0.4 डिफाइन कर दिया है, म्यू के 0.3 डिफाइन कर दिया है और यहाँ पर मैंने ये एक रफ सरफेस है, यहाँ पे मैंने एक अप्लाइड फोर्स लगा दिया है 5T, यानी कि टाइम डिपेंडेंट फोर्स मैंने लगा दिया। बहुत अच्छा प्रॉब्लम, टाइम डिपेंडेंट फोर्स लगा दिया है, ठीक है। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा था, फाइंड नेचर एंड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स acting on body at number 1 t is equal to 2 second, number 2 t is equal to 3 second, number 4 3 t is equal to 5 second, number 4 t is equal to 8 second। मतलब कुछ मैंने स्टैंड दिए, उन स्टैंड पे हमें पता करना है कि क्या क्या फ्रिक्शन लग रहा होगा। एक क्वेश्चन और है इसमें, फाइंड दैट इंस्टेंट एट विच बॉडी इज रेडी टू मूव। वो इंस्टेंट बताएं जिसमें बॉडी रेडी टू मूव होती है। जस्ट अ मिनट, आपको वो इंस्टेंट बताना है जिसमें बॉडी रेडी टू मूव होती है। तो बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसको, वो भी चेक करते हैं। सबसे पहले जब ये प्रॉब्लम दी हो तो हम सॉल्यूशन में क्या करते हैं, सबसे पहले आप यहां निकाल लीजिए एफ के क्या होगा, एक फिक्स वैल्यू, तो म्यू एस टाइम्स म्यू के टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, म्यू के टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। म्यू के आपके पास दिया है 0.3, नॉर्मल रिएक्शन आप देख पा रहे हैं सरफेस में ये 5 kg का, तो नॉर्मल रिएक्शन 50 आ जाएगी, 15 न्यूटन हो चुका है। FL जो आएगा, जिसको स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं, FL जो आ जाएगा वो, या FS मैक्स कहते हैं, चलाने के रिक्वायर्ड मिनिमम फोर्स, एंड दैट इज म्यू एस टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। म्यू एस आपको 0.4 दिया है, नॉर्मल रिएक्शन 50 हो जाएगी, दैट इज 20 न्यूटन। यानी हमें चलाने के लिए मिनिमम 20 न्यूटन चाहिए, चल जाने के बाद जब रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगी तो 15 न्यूटन से भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब आपको चलाने के लिए मिनिमम 20 न्यूटन का फोर्स चाहिए, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, 20 न्यूटन फोर्स चाहिए। आपके पास ब्लॉक को का मैं डायग्राम को नीचे ले लेता हूं, ये डायग्राम आ चुका है। अब देखिए आप पास अप्लाइड फोर्स जो है वो 5T दिया हुआ है। अगर हमारे पास अप्लाइड फोर्स 5T दिया है, हमें अप्लाइड फोर्स 20 चाहिए, क्लियर है। तो 5T, तो हम पहले सेकेंड वाले पार्ट का आंसर लेंगे। सेकेंड, फाइंड द इंस्टेंट एट विच बॉडी इज रेडी टू मूव। तो बॉडी तब तक मूव नहीं करेगी जब तक आप अपने लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर फोर्स नहीं लगाते, 20 न्यूटन।
तो बताए फोर्स तो टाइम का फंक्शन है, किस टाइम पे अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन हो जाएगा। तो इसमें इस केस में F जो होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए। F है 5t, लिमिटिंग फ्रिक्शन है आपका 20, t इक्वल टू 4 सेकेंड। चौथे सेकंड में बॉडी चलना के लिए तैयार हो जाएगी, रेडी टू मूव होगी, रेडी टू मूव। बॉडी चलने के लिए तैयार है, इससे पहले वो नहीं चलेगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या होगा, 2 पर 3 पर। ठीक है, तो कंफर्म है कि t इक्वल टू 2 पर, मैं अब पहला पॉइंट लेता हूं, t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 2 पर बॉडी पे अप्लाइड फोर्स जो होगा वो t को 10 रख दें, सॉरी 2 रख दें, 5 2 10 हो जाएगा। अप्लाइड फोर्स बॉडी पे 10 हो जाएगा। तो फ्रिक्शन 20 तक अवेलेबल है जो इसको रोक सकता है, तो 10 पे बॉडी को चलने नहीं देगा, फ्रिक्शन बॉडी पे पीछे लग जाएगा और ये अपने आप को अवेलेबल 20 है लेकिन 10 से काम चला लेगा, ये नेचर स्टैटिक होगा। तो हमारा आंसर आ गया स्टैटिक नेचर होगा और स्टैटिक फ्रिक्शन 10 न्यूटन लगेगा। ठीक है, और बॉडी रेस्ट पे रहेगी। ये हमारा t इक्वल टू 2 सेकेंड के रिजल्ट आ चुके हैं। ठीक है, t इक्वल टू 3 सेकेंड में मैंने पूछा, 3 सेकेंड में भी सारी चीजें ही होगी। सेकेंड पॉइंट, t इक्वल 3 पर क्या होगा, t इक्वल 3 पर हमारे पास अप्लाइड फोर्स 5 3 जा 15, हमारा अप्लाइड फोर्स 15 न्यूटन हो जाएगा। और हमें पता है जब तक हम 20 न्यूटन नहीं लगा लेते तब तक बॉडी चलेगी नहीं, तो अभी भी बॉडी नहीं चलेगी। इस पे पीछे की ओर एक फ्रिक्शन आएगा, वो भी स्टैटिक कहलाएगा और 15 न्यूटन हो जाएगा। बॉडी में टेंडेंसी जो नेचर जो है स्टैटिक फ्रिक्शन का होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक 15 न्यूटन लग रही होगी और बॉडी रेस्ट में मेंटेन होगी। थर्ड पॉइंट आता है t इक्वल टू, आ गया क्वेश्चन, t इक्वल टू 5 सेकेंड। t इक्वल टू 5 सेकेंड में क्या होगा, तो t इक्वल टू 5 पे देखेंगे अप्लाइड फोर्स हमारा जो होगा, अप्लाइड फोर्स ये अप्लाइड फोर्स हो जाएगा 25 और आप देख पा रहे हैं हमारा स्टैटिक था 20, हमने उससे ज्यादा अप्लाई कर दिया। बॉडी मूव कर जाएगी और जैसे मूव करेगी बॉडी तो इसमें फ्रिक्शन जो लगेगा वो काइनेटिक लगेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास देखिए लिखा है 15 न्यूटन, दिस वन 15 न्यूटन लिखा है, तो ये 15 न्यूटन हो जाएगा 15। ठीक है, और बॉडी पे जो नेचर ऑफ फ्रिक्शन है काइनेटिक का होगा और ये काइनेटिक लगेगा जिसकी वैल्यू 15 न्यूटन होगी जो फिक्स होती है और बॉडी मूव कर रही होगी। अब मूव करे तो बॉडी के पास एक एक्सेलरेशन आएगा, तो एक्सेलरेशन फॉर्मूला में बताया अप्लाइड फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन मास। अप्लाइड फोर्स है 25 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन है 15 अपॉन मास है 5। 25 माइनस 15 10/5 ए आ जाएगा, दैट इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी टाइप से आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा बॉडी का। अब आपसे पूछा है बॉडी कितने टाइम तक क्या डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो यहाँ पर वही सिंपल काइनेमेटिक्स लगनी है। आप नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनाइए और उसके बाद उसको सॉल्व करिए। हाँ, अगर मैं यहाँ पे पूछता जब बॉडी मूव कर जाएगी यानी कि t इक्वल टू 3 सेकेंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 सेकेंड के लिए, यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन का एक फंक्शन बना सकता था a इक्वल टू f। ये देखिएगा a इक्वल टू f को जनरल फॉर्मूला लिख देते जो यहाँ पे 5t लिखा, देखिएगा ये 5t। तो t इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के लिए वैलिड है, उसके पहले तो वैलिड ही नहीं था, बॉडी मूव ही नहीं कर रही थी। तो ये हो जाएगा 5t माइनस f के आपके पास है फिक्स है 15 बाई mf5। तो एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा t माइनस 3। तो ध्यान दें बॉडी एक वेरिएबल एक्सेलरेशन से जाएगी, वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा बॉडी के पास, और वेरिएबल एक्सेलरेशन में कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते हैं, आपको इंटीग्रेशन या कैलकुलस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करना होगा। अगर आप किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसकी वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा तरीका है, a को dv बाई dt कर दीजिए, dv बाई dt इसको t माइनस 3, dv इक्वल टू t माइनस 3 इंटू dt। अब इंटीग्रेट करेंगे,
ध्यान देंगे टाइम यहाँ 3 लगाएंगे, वेलोसिटी 0। कई बार क्या होता है बच्चे यहाँ पे 0 से t और 0 से v वेलोसिटी लगा देते हैं, तो यहाँ मैं रेड सिंबल बना देता हूं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिमिट का बहुत इंपॉर्टेंस होगा, क्योंकि ये फंक्शन ही t इक्वल टू 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के लिए वैलिड, इसके लिए वैलिड नहीं। इसके पहले तो स्टैटिक कैटेगरी आ रही थी, ये फॉर्मूला ही वैलिड नहीं था जो मैंने यहाँ लगाया है, दिस वन फॉर्मूला। तो t इक्वल 3 ही लोअर लिमिट होगी, उस समय बॉडी रेस्ट करती, जस्ट रेडी टू मूव थी। अब उसके बाद किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम t पे आप इसका वेलोसिटी का फंक्शन चाहते हैं तो वहां पे वेलोसिटी को v करिए, टाइम को t करिए। जनरल इक्वेशन अब ये लिमिट के साथ डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करिए, वेलोसिटी का फंक्शन बन जाएगा। फिर जब v आएगा उसको आप dx/dt या ds/dt करके फिर से इंटीग्रेट करेंगे, फिर वहां पे लिमिट लगाएंगे, t इक्वल 3 पे डिस्प्लेसमेंट 0 था, t इक्वल t पे डिस्प्लेसमेंट s आ जाएगा, तो वहां पे st इक्वेशन मिल जाएगी। और इस तरीके से आप किसी भी इंस्टेंट तक उसका डिस्प्लेसमेंट, किसी इंस्टेंट उसकी वेलोसिटी, ये सारे पॉइंट सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, ये जो पार्ट मैंने बताया जनरली ये पार्ट जेईई मेंस या जेईई एंट्रेंस के लिए हो सकता है। नीट वाले बच्चों को इस स्टेप के आगे जाने की जरूरत नहीं, एक्सेलरेशन तक निकाल सकते हैं किसी इंस्टेंट में। नीट वाले बच्चों को इसके जनरली ये कैलकुलेटिव होते हैं और नीट एग्जाम की रिक्वायरमेंट होती है कम टाइम में प्रॉब्लम को सॉल्व करना, सिंगल कॉन्सेप्ट। तो ये मैथमेटिक्स नीट के लिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, तो इसमें जाने की बहुत जरूरत नहीं है। जेईई मेंस वालों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एडवांस वालों के लिए भी, तो वो लोग इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, तो ये एक कुछ पार्ट था जो मैंने आपको हॉरिजॉन्टल सरफेस और फ्रिक्शन दिखा दिया है। आप लगातार इसको फॉलो करते हैं तो लगातार 3 दिन मैं इस फ्रिक्शन के कुछ और पार्ट अगले वीडियो में इंक्लाइन प्लेन और हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन प्लेन में कंबाइंड जो भी प्रॉब्लम हो सकती है उनको मैं अगले वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो अगला वीडियो भी करीब 30 से 40 मिनट का होगा, जो लगातार 3 दिनों तक मैं इनको डालूंगा। तो पहला वीडियो ये है फ्रिक्शन का पार्ट 1, जिसमें मैंने फंडामेंटल ऑफ फ्रिक्शन, हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक एंड स्टैटिक दोनों के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में इंक्लाइन प्लेन फ्रिक्शन और फिर इंक्लाइन और हॉरिजॉन्टल प्लेन की कंबाइंड प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं, जो भी 30-40 मिनट का होगा। और इसके बाद अगले पार्ट में बैंकिंग ऑफ रोड वगैरह फ्रिक्शन के मिसलेनियस एग्जांपल जो हो सकते हैं उनको भी इन्वॉल्व करूंगा। तो एटलीस्ट 3 वीडियो में डालने जा रहा हूं, तो कीप ऑन वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड और बाकी लोगों के साथ शेयर भी करें। और मेरी लास्ट में फिर एक सलाह है, कहीं भी अपना टाइम मत बर्बाद करें, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। टू द पॉइंट आप यहाँ बात करें और इससे ज्यादा परेशान ना हो। अपने जहां भी आप किसी कोचिंग या कहीं भी पढ़ रहे हैं तो वहां पर मन लगाकर पढ़ें, 100% प्रेजेंस के साथ वहां रहें। और अगर उसके बाद कुछ छूटता है तो अपने टीचरों से पूछें, फिर कभी कुछ छूटता है तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मूव कर सकते हैं। तो मेरी सलाह है, आप जिस भी इंस्टीट्यूट में जहां भी पढ़ रहे हैं उस जगह बहुत मन लगाकर पढ़ें, पूरी शिद्दत से अपनी ताकत लगाकर पढ़ें, क्लास को कंसंट्रेट रहें, अपने सब्जेक्ट टीचर को से इंटरेक्शन रखें, जिससे कि आपके क्वालिटी में, आपके नॉलेज में बहुत इंप्रूवमेंट होने वाला है। तो प्लीज माइंड इट, जो मैंने आपको समझाया है उसको फॉलो करेंगे तो आपको और फायदा होगा। स्टे ट्यून्ड, अगला वीडियो कल ही मैं अपलोड करूंगा जिसमें इंक्लाइन प्लेन फ्रिक्शन होगा। ओके, थैंक यू।